नमस्कार दोस्तों, वीर तेजाजी क्लासेस कनवाणी में आप सभी का स्वागत है। हम कोशिका के बारे में अध्ययन कर रहे थे और कोशिका के अंदर हमने कल कोशिका विभाजन पढ़ा था। कौन सा विभाजन पढ़ा था? समसूत्री कोशिका विभाजन पढ़ा था। और उसमें कौन सी कैरियोकाइनेसिस क्रिया पढ़ी थी, यानी केंद्रक द्रव्य विभाजन में समसूत्री विभाजन हमने पढ़ा था। हमने 4 अवस्थाएं पढ़ी थी। इसकी पहली पढ़ी थी हमने कौन सी दोस्तों? प्रोफेज। कौन सी पढ़ी थी? प्रोफेज। प्रोफेज अवस्था में क्या होता है? प्रोफेज अवस्था में जो कोशिका होती है, कोशिका के अंदर केंद्रक उपस्थित होता है, केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है और केंद्रिका उपस्थित होती है शुरुआती प्रोफेज अवस्था में। जैसे जैसे प्रोफेज अवस्था आगे बढ़ती है तो जो अंतिम प्रोफेज अवस्था आती है, अंतिम प्रोफेज अवस्था के अंदर क्या होता है दोस्तों? केंद्रिका लुप्त हो जाती है, केंद्रक झिल्ली भी लुप्त हो जाती है और जो गुणसूत्र होते हैं वो मध्य में चले जाते हैं। फिर हमने पढ़ा था मेटाफेज। मेटाफेज में हमने पढ़ा था जो गुणसूत्र होते हैं वो तंतुओं से जुड़ जाते हैं, मध्य में स्थित होते हैं, केंद्रिका नहीं होती, केंद्रक झिल्ली भी नहीं होती। और इस अवस्था में गुणसूत्रों की संरचना का अध्ययन किया जाता है। गुणसूत्रों की संरचना का अध्ययन किया जाता है क्योंकि गुणसूत्र बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देते हैं। फिर हमने पढ़ा था एनाफेज। एनाफेज में हमने पढ़ा था कि जो समजात जोड़ी के जो गुणसूत्र होते हैं दोस्तों, तो समजात जोड़ी के गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की तरफ चले जाते हैं और तंतुओं से जुड़ जाते हैं। इस अवस्था में 3 प्रकार के तंतुओं का निर्माण होता है: स्तत तंतु, अस्तन तंतु और अंतरक्षेत्रीय तंतु। तो विपरीत ध्रुवों की तरफ जब गुणसूत्र चले जाएंगे, इस प्रकार की गति को बोलते हैं दोस्तों एनाफेटिक गति। क्या बोलते हैं? एनाफेटिक गति। और इस अवस्था में जो गुणसूत्र होते हैं वो अलग अलग आकृति के दिखाई देते हैं, इसीलिए इस अवस्था में गुणसूत्रों की आकृति का अध्ययन किया जाता है। फिर हमने टिलोफेज पढ़ा था। टिलोफेज में हमने पढ़ा था कि केंद्रक अलग बन जाता है, अलग केंद्रक का निर्माण हो जाता है, केंद्रक द्रव्य का विभाजन हो जाता है, केंद्रिका वापस बन जाती है और केंद्रक झिल्ली बन जाती है और दो केंद्रक निर्मित हो जाती हैं, अर्थात केंद्रक द्रव्य का विभाजन हो जाता है और कोशिका फिर कोशिका द्रव्य के विभाजन का आरंभ कर देती है। समझ में आई क्या दोस्तों बात? ये था अपना समसूत्री विभाजन का केंद्रक द्रव्य विभाजन। अब हम पढ़ेंगे समसूत्री विभाजन का कोशिका द्रव्य विभाजन। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? कोशिका द्रव्य विभाजन। तो अपनी क्लास कैसी रही? क्लास को आगे से आगे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो अब पढ़ेंगे अपने कोशिका द्रव्य विभाजन। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? कोशिका द्रव्य विभाजन। कोशिका द्रव्य विभाजन। विभाजन कौन सा पढ़ रहे हैं दोस्तों? समसूत्री विभाजन। जो किस में होता है दोस्तों? किस में होता है? अपने कायिक कोशिका में होता है, जो अपने शरीर का निर्माण करती है। तो कायिक कोशिका में होता है कोशिका द्रव्य विभाजन, जिसे बोलते हैं अपने साइटोकाइनेसिस। इसको इस नाम से भी कई बार प्रश्न आ जाता है, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस ये दोस्तों 2 प्रकार से होता है, मैंने आपको बताया था। एक तो होता है दोस्तों पुट्टिका के द्वारा। किसके द्वारा होता है? पट्टिका के निर्माण के द्वारा। और एक होता है दोस्तों खांच के द्वारा, विदलन या खांच के द्वारा। खांच के द्वारा। किसके द्वारा होता है? खांच के द्वारा, या फिर बाई ग्रूव भी बोलते हैं इसको। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बाई ग्रूव बोलते हैं, खांच के द्वारा। और ये किसके द्वारा होती है? पट्टिका के द्वारा या बाई सेल प्लेट के द्वारा। ये तो होता है दोस्तों पादपों में। किस में होता है? पादपों में। यानी पादपों में जो कोशिका द्रव्य विभाजन होता है वो कैसा होता है दोस्तों? पट्टिका के निर्माण के द्वारा, यानी पट्टिका के द्वारा होता है कोशिका द्रव्य विभाजन। और ये होता है दोस्तों जंतुओं में। किस में होता है? जंतुओं में। समझ में आई क्या बात? ये जंतुओं में होता है। किसके द्वारा? खांच के द्वारा। इसमें जो कोशिका होती है इसमें क्या बन जाती है दोस्तों? एक पट्टिका बन जाती है। क्या बन जाती है? पट्टिका बन जाती है, जिससे ये 2 भागों में बन जाती है, यानी 2 नई कोशिकाएं बन जाती है। समझ में आई क्या बात है? पट्टिका बन जाती है और 2 नई कोशिकाएं बन जाती है। समझ में आई क्या बात? और इसमें क्या होती है? खांच होती है। जैसे ये देखिएगा इस प्रकार, इसमें क्या होगी? खांच हो गई खांच के द्वारा। ये आगे फिर 2 भागों में बंट जाएगा। समझ में आई क्या बात है? तो ये 2 भागों में बंट गया। समझ में? ये होगी खांच के द्वारा। किस में होती है? जंतु में। कोशिका द्रव्य विभाजन हमने पढ़ा था पहले, केंद्रक द्रव्य विभाजन, उसको हमने 4 भागों में पढ़ लिया था। 4 भागों में कौन से? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टिलोफेज। ये है कोशिका द्रव्य विभाजन। कोशिका द्रव्य विभाजन हमने पढ़ा था शुरुआत में 2 प्रकार से होता है, पट्टिका के द्वारा और खांच के द्वारा। प्रश्न आएगा कि पट्टिका के द्वारा कोशिका द्रव्य विभाजन होता है निम्न में से जंतु, पादप। किस में होता है भाई? पादपों में होता है। और खांच के द्वारा किस में होता है दोस्तों? जंतुओं में होता है। तो एक बार आप लिख सकते हैं। कैसी लग रही है क्लास? कमेंट कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।
अब देखिएगा नेक्स्ट जो अपने पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे दोस्तों अर्धसूत्री विभाजन। क्या पढ़ेंगे? अर्धसूत्री विभाजन, जिसे बोलते हैं मियोसिस। क्या बोलते हैं? मियोसिस। समसूत्री विभाजन अपना कंप्लीट हो गया, असूत्री विभाजन भी अपना कंप्लीट हो गया। अब पढ़ेंगे अपने अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा पढ़ेंगे दोस्तों? अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन अर्धसूत्री विभाजन इस प्रकार का जो विभाजन होता है दोस्तों, ये किस में सहायक होता है? जनन में सहायक होता है, यानी जनन कोशिका में होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन है, उसमें जो शब्द दिया था दोस्तों, ये शब्द किसने दिया था दोस्तों? फॉर्मर ने। किसने दिया था? फॉर्मर ने दिया था। फॉर्मर ने दिया था और मुर्रे ने दिया था। मुर्रे ने। तो अर्धसूत्री विभाजन है, ये शब्द किसने दिया था? मियोसिस पढ़ेंगे। किसने दिया था दोस्तों? फॉर्मर व मुर्रे नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। इस प्रकार का जो विभाजन है वो किस में होता है? इस प्रकार का जो विभाजन है वो कौन सी कोशिका में होता है दोस्तों? रिप्रोडक्टिव सेल या जनन कोशिका के अंदर होता है। तो किस में होता है? यह कोशिका विभाजन, यह कोशिका विभाजन किस में होता है दोस्तों? किस में होता है? जनन कोशिका। जनन कोशिका या रिप्रोडक्टिव सेल में होता है। किस में होता है? रिप्रोडक्टिव सेल में। रिप्रोडक्टिव सेल में होता है। इस विभाजन में दोस्तों हमने पढ़ा था समसूत्री विभाजन के अंदर गुणसूत्रों की संख्या में कोई प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, परंतु अर्धसूत्री विभाजन में आपको पता है गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है? आधी रह जाती है। यानी मात्र कोशिका से गुणसूत्रों की संख्या क्या रह जाएगी दोस्तों? आधी रह जाएगी। तो इसमें क्या होता है दोस्तों? गुणसूत्रों की संख्या होती है वो कैसी होती है? आधी रह जाती है। यानी इसमें देखिएगा, इसमें गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों? ये जो अर्धसूत्री विभाजन है ये 2 बार होता है। कितनी बार होता है? 2 बार। एक होता है अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और एक होता है अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। यानी 2 बार विभाजन होगा। तो 2 बार विभाजन होने से एक कोशिका से कितनी कोशिकाएं बन जाएगी? 4। पहली बार विभाजन हुआ 2 बनी, फिर 2 में और विभाजन हुआ तो कितनी बन गई दोस्तों? 4। यानी अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका से कितनी कोशिकाओं का निर्माण होता है? 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो इस विभाजन में यह विभाजन है 2 बार होता है। 2 बार होता है जिसके फलस्वरूप एक कोशिका से 4 कोशिका का निर्माण हो जाता है। तो एक बार दोस्तों इतना लिखिएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत दोस्तों? देखिएगा, हम पढ़ रहे हैं अर्धसूत्री विभाजन। शब्द दिया था फॉर्मर व मुर्रे ने। यह कौन सी कोशिका में होता है? यह कोशिका विभाजन जनन कोशिका या रिप्रोडक्टिव सेल में होता है। इसके अंदर गुणसूत्र होते हैं, उनकी संख्या में परिवर्तन होता है दोस्तों। यह विभाजन है वह 2 बार होता है, इसीलिए एक कोशिका से कितनी कोशिकाओं का निर्माण होता है दोस्तों? 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। नेक्स्ट अपने इसमें पढ़ेंगे, यह विभाजन युग्मक निर्माण के समय होता है। कब होता है? युग्मक निर्माण के समय होता है, गेमेटोजेनेसिस के समय होता है। यह विभाजन युग्मक निर्माण के समय होता है।
और आपको पता है 2 प्रकार के युग्मक होते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक। उदाहरण है शुक्राणु व अंडाणु। तो इस समय ये विभाजन होता है दोस्तों। इस विभाजन के द्वारा कोशिकाओं में नए गुणों का निर्माण होता है। क्यों नए गुणों का निर्माण होगा? और नए गुणों के निर्माण के फलस्वरूप ये विभाजन अपने विभिन्नताओं के लिए क्या है भी जरूरी है। विभिन्नताएं जो आएगी नई संतति के अंदर तो विभिन्नताओं के लिए जरूरी है। कौन सा विभाजन? अर्धसूत्री विभाजन है। इसमें क्या होगा? कोशिका के अंदर नए गुण प्रवेश करेंगे। तो देखिएगा इस विभाजन द्वारा इस विभाजन द्वारा कोशिकाओं में नए गुणों का क्या होता है? निर्माण होता है। नए गुणों का निर्माण होता है अर्थात यह विभाजन क्या है दोस्तों? विभिन्नताओं का स्रोत है। यह विभाजन विभिन्नताओं यानी डाइवर्सिटी, विभिन्नताओं का क्या है? विभिन्नताओं का स्रोत है। तो सोर्स ऑफ डाइवर्सिटी। समझ में आई क्या बात है? तो ये अपना कौन सा विभाजन चल रहा है? अर्धसूत्री विभाजन। यह विभाजन युग्मक निर्माण के समय होता है, अंडाणु और शुक्राणु के निर्माण के समय। इस विभाजन द्वारा कोशिकाओं में नए गुणों का निर्माण होता है, इसीलिए ये क्या है? विभिन्नताओं का स्रोत है। कौन सा विभाजन पढ़ रहे हैं दोस्तों? अर्धसूत्री विभाजन पढ़ रहे हैं। तो अर्धसूत्री जो विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन की विशेषताएं क्या है भी? यह विभाजन जनन कोशिका के अंदर होता है, रिप्रोडक्टिव सेल के अंदर होता है। इस विभाजन के अंदर जो गुणसूत्रों की संख्या वो परिवर्तित होती है। यह विभाजन 2 बार होता है, इसीलिए जो एक कोशिका होती है, एक कोशिका से 4 अन्य कोशिकाओं का निर्माण होता है। हम पढ़ेंगे अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। फिर हमने पढ़ा कि इस विभाजन में नए गुणों का निर्माण होता है, अर्थात ही विभिन्नताओं का क्या दोस्तों स्रोत है? ये युग्मक निर्माण के समय होता है, अर्थात शुक्राणु और अंडाणु के समय होता है। हम अर्धसूत्री विभाजन का प्रकार पढ़ेंगे। शब्द किसने दिया? अभी फॉर्मर व मुर्रे ने दिया। तो अर्धसूत्री विभाजन है, कितने प्रकार से होगा दोस्तों? 2 प्रकार से होगा। एक तो होगा अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, सूत्री विभाजन फर्स्ट। एक होता है दोस्तों अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। विभाजन सेकंड। समझ में आई क्या बात यहाँ तक दोस्तों? अब अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट है, इसके अंदर अपने सबसे पहले पढ़ेंगे, ये वही सेम है, कैरियोकाइनेसिस। दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस। वही सेम कैरियोकाइनेसिस होता है। कैरियोकाइनेसिस को फिर हम अपने वही 4 अवस्थाओं में बांटते हैं। पहली अवस्था होती है दोस्तों प्रोफेज। कौन सी होती है? प्रोफेज फर्स्ट, क्योंकि ये क्या अर्धसूत्री विभाजन है फर्स्ट है, प्रोफेज फर्स्ट होती है। फिर 2 नंबर पे होती है इसी के अंदर मेटाफेज। 3 नंबर में कौन सी होगी दोस्तों? एनाफेज। और 4 नंबर में होती है दोस्तों वही टिलोफेज। पर सभी के आगे क्या लगेगा? फर्स्ट, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन सेकंड में वापस यही अवस्थाएं दोहराई जाएगी। इस अवस्था में जो प्रोफेज अवस्था होती है दोस्तों वो सबसे लंबी अवस्था होती है। तो प्रोफेज अवस्था को फिर हम वापस 5 भागों में बांटते हैं। तो प्रोफेज अवस्था को वापस 5 भागों में बांटते हैं। पहली होती है दोस्तों लेप्टोटिन। पहली अवस्था होती है दोस्तों लेप्टोटिन। दूसरी होती है दोस्तों जाइगोटिन। तीसरी कौन सी होती है दोस्तों? पेकाइटिन। तीसरी होती है दोस्तों डिप्लोटिन। कौन सी होती है? डिप्लोटिन। और 5वीं जो होती है वो कौन सी होती है दोस्तों? डाइकाइनेसिस। कौन सी होती है? डाइकाइनेसिस। कौन सी होती है? डाइकाइनेसिस।
अब जो लेप्टोटीन अवस्था है इसको दोस्तों अपने बोलते हैं बुक की अवस्था। यहाँ से डायरेक्ट इस ग्राफ से डायरेक्ट प्रश्न उठ सकता है, इसीलिए मैं आपको ये ग्राफ बना रहा हूँ, बाकी अपने एक एक को डिटेल से पढ़ेंगे। जो लेप्टोटीन है इसको बोलते हैं दोस्तों बुक की अवस्था। क्या बोलते हैं? बुक की अवस्था। बुक की अवस्था, बुक की अवस्था भी इसको बोलते हैं, लेप्टोटीन को बुक की अवस्था बोलते हैं। जाइगोटीन है इसको सिनेप्टियल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, क्योंकि इसमें सिनेप्टियल कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। आप आगे अपने डिटेल से पढ़ेंगे। सिनेप्टियल कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स है, इसमें क्या होता है? निर्माण होता है। फिर है पेकाइटिन। पेकाइटिन में क्या होता है? जीन विनिमय होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, जीन विनिमय, यानी यहाँ पे जीनों में क्या होगा? क्रॉसिंग होगा। तो जीन विनिमय यानी क्रॉसिंग ओवर होता है, जिससे क्या आती है? अभी विभिन्नताएं आती है, नए गुणों का निर्माण होता है। और जो डिप्लोटिन है इसको बोलते हैं दोस्तों काइजमेटा अवस्था। काइजमेटा अवस्था बोलते हैं। ये अपना अर्धसूत्रीय विभाजन। इतना पढ़ने के बाद में फिर क्या कंप्लीट होगा दोस्तों? अपना अर्धसूत्रीय विभाजन कंप्लीट होगा। क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों? अर्धसूत्रीय विभाजन पढ़ रहे हैं। अर्धसूत्रीय विभाजन दो प्रकार का, अर्धसूत्रीय फर्स्ट और अर्धसूत्रीय सेकंड। फिर अब पढ़ेंगे अर्धसूत्रीय फर्स्ट को, इसको दो भागों में पढ़ेंगे, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। केंद्रक द्रव्य विभाजन और कोशिका द्रव्य विभाजन। कैरियोकाइनेसिस में वापस वही चार अवस्थाएं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? अर्धसूत्रीय विभाजन फर्स्ट पढ़ रहे हैं, तो इसमें प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टेलोफेज फर्स्ट। अब प्रोफेज इस अवस्था के अंदर जो अर्धसूत्रीय विभाजन है, इसमें जो प्रोफेज होती है वो सबसे लंबी अवस्था होती है कैरियोकाइनेसिस में। तो प्रोफेज को वापस 5 भागों में बांटते हैं दोस्तों, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। 5 अवस्थाओं में इसको बांट दिया। लेप्टोटीन को बोलते हैं बुक की अवस्था, जाइगोटीन को बोलते हैं, जाइगोटीन में सिनेप्टियल कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। पूछ लेंगे सिनेप्टियल कॉम्प्लेक्स का निर्माण किस अवस्था में होता है? तो प्रोफेज में। और प्रोफेज में पूछ ले तो किस अवस्था में होता है दोस्तों? जाइगोटीन में होता है। फिर जीन विनिमय अर्धसूत्रीय विभाजन की कौन सी अवस्था में होता है दोस्तों? किस में होता है? प्रोफेज में होता है। प्रोफेज में पूछ ले किस में होता है? पेकाइटिन में होता है। यहाँ पे क्रॉसिंग हो रही है, जीन विनिमय में होता है। काइजमेटा, काइजमेटा जो संरचना वो किस निर्माण किस में होता है? अभी डिप्लोटीन के अंदर होता है। ये किसकी अवस्था है? प्रोफेज फर्स्ट की अवस्था है। किसमें? अर्धसूत्रीय विभाजन है फर्स्ट के अंदर, किसी कोई दिक्कत। और अर्धसूत्रीय विभाजन सेकंड होता है, ये सेम टू सेम किसके समान होता है दोस्तों? समसूत्री जो विभाजन हमने पढ़ा था उसके समान होता है। अब इनको आप याद रख सकते हो, एक छोटी सी ट्रिक अपने बना लेते हैं। LJPDD, ये कई बार 5 अवस्थाओं का नाम याद नहीं रहता, तो LJPDD ये 5 अवस्थाएं होती है। LJPDD, अल से लेप्टोटीन, जी से जाइगोटीन, पी से पेकाइटिन, डी से डिप्लोटीन और डी से डाइकाइनेसिस। तो इसकी एक ट्रिक होगी LJPDD, ये अपने इसका विस्तार से नाम है रख लेंगे। लेप्टोटीन को बोलते हैं बुक की अवस्था, जाइगोटीन को सिनेप्टियल कॉम्प्लेक्स, पेकाइटिन को जीन विनिमय, डिप्लोटीन में काइजमेटा अवस्था और डाइकाइनेसिस। तो ये दोस्तों आप एक बार बना सकते हैं। ये अर्धसूत्री सेकंड है दोस्तों, इसमें भी वही सेम रहेगा। अपने एक बार ये इतना लिखिए, फिर उसको मिटा करके वहाँ पे लिख देंगे। अर्धसूत्री जो अपने सेकंड है ये भी लगभग सेम ही रहेगा, देखिएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत दोस्तों? देखिएगा, ये तो हो गया अपना अर्धसूत्री फर्स्ट। अब जो ये अर्धसूत्री विभाजन सेकंड है, ये भी 2 प्रकार से होगा। एक होगा कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस। एक होगा दोस्तों साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस है वही 4 अवस्थाएं, प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज है सेकंड और टेलोफेज है फेज सेकंड। तो ये अर्धसूत्री विभाजन सेकंड हो गया। ये भी आप लिख सकते हो। कैरियोकाइनेसिस वही सेम 4 अवस्था यानी समसूत्री विभाजन के समान होता है। अर्धसूत्री विभाजन सेकंड, इसमें प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज सेकंड,
प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टेलोफेज सेकंड। और दूसरी कौन सी है? साइटोकाइनेसिस। तो आप लिख सकते हो दोस्तों इसको। यहाँ तक कोई दिक्कत दोस्तों? अब देखिएगा नेक्स्ट अपने कौन सा पढ़ेंगे? हमारे सूत्री विभाजन है, अर्धसूत्री विभाजन है फर्स्ट पढ़ेंगे दोस्तों। कौन सा पढ़ेंगे? अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट। और इसकी पहली अवस्था पढ़ेंगे दोस्तों प्रोफेज फर्स्ट है। इसकी एक अवस्था आती है प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट को दोस्तों 5 अवस्थाओं में बांटते हैं। कौन सी? अल, जे, पी, डी, डी। अल, जे, पी, डी, डी आपको इस प्रकार से क्रम से याद रखना है। अल को बोलते हैं दोस्तों लेप्टोटिन। क्या बोलते हैं? लेप्टोटिन। जी को बोलते हैं दोस्तों जाइगोटिन। क्या बोलते हैं? जाइगोटिन। पी को बोलते हैं दोस्तों पेकाइटिन। क्या बोलते हैं? पेकाइटिन। और डी को बोलते हैं दोस्तों क्या बोलते हैं? डिप्लोटिन। डिप्लोटिन। और डी को क्या बोलते हैं दोस्तों? डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस। ये आपको ट्रिक एक याद रखनी है। लेप्टोटिन में क्या बनते हैं दोस्तों? बुक्के नुमा संरचना बनती है, तो इसको बोलते हैं बुक्के अवस्था। इसमें सिनेप्टियल कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है, तो सिनेप्टियल अवस्था भी इसको बोलते हैं सिनेप्टियल कॉम्प्लेक्स। एग्जाम में बहुत बार आया गया, इसको क्या बोलते हैं? सिनेप्टियल कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स बोलते हैं इसको। पेकाइटिन है, इसको बोलते हैं दोस्तों क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय अवस्था, क्योंकि इसमें जीन विनिमय होता है। जीन विनिमय होता है गुणसूत्रों के मध्य, जीन विनिमय होता है। और डिप्लोटिन है, इसको दोस्तों बोलते हैं काइजमेटा अवस्था। काइजमेटा अवस्था। तो ये आप इसको शॉर्ट तरीके से इस प्रकार याद कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन उठाया हुआ है सूत्री विभाजन में से, इस लाइन से। यहाँ तक कोई दिक्कत दोस्तों? अब पढ़ेंगे अपने अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट को। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट को, इसकी कुछ मुख्य बातें हैं दोस्तों। इसको क्या बोलते हैं? इस विभाजन को दोस्तों न्यूनकारी विभाजन भी बोलते हैं। इस विभाजन को न्यूनकारी विभाजन भी कहते हैं। न्यूनकारी विभाजन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या क्या रह जाती है दोस्तों? आधी रह जाती है। गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। आधी रह जाती है। समझ में आई क्या बात है? इस विभाजन की 5 उप अवस्थाएं होती है। 5 उप अवस्थाएं होती है। सॉरी 5 उप अवस्थाएं होती है। पांच उप अवस्थाओं में होता है अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट। 4 तो ये होगी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। और 5वीं कौन सी होगी दोस्तों? साइटोकाइनेसिस। तो 4 उप अवस्थाओं में केंद्र का विभाजन होता है। 5 अवस्थाओं में केंद्र का विभाजन होता है। केंद्र के विभाजन होता है दोस्तों। इस विभाजन को क्या बोलते हैं? न्यूनकारी विभाजन। क्यों न्यूनकारी विभाजन क्यों बोलते हैं दोस्तों? क्योंकि इसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या रह जाती है? मात्र कोशिका से आधी रह जाती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? न्यूनकारी विभाजन। क्वेश्चन इस प्रकार से एग्जाम में आ सकता है दोस्तों कि न्यूनकारी विभाजन किसे बोलते हैं? तो किसे बोलते हैं? अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट को क्या बोलते हैं? न्यूनकारी विभाजन बोलते हैं। तो यहाँ तक दिक्कत है। आगे हम लिखेंगे प्रोफेज फर्स्ट को हम आगे करेंगे। अर्धसूत्री विभाजन की पहली उप अवस्था है दोस्तों प्रोफेज फर्स्ट है।
प्रोफेज फर्स्ट। यह सबसे लंबी अवस्था होती है दोस्तों, यह सबसे लंबी अवस्था है, सबसे लंबी अवस्था है, जिसे 5 उप अवस्थाओं में विभाजित किया गया है, जिसे 5 उप अवस्थाओं में बांटा गया है, 5 उप अवस्थाओं में बांटा गया है, जिसमें जो पहली अवस्था है दोस्तों वो कौन सी है, लेप्टोटिन। कौन सी है, लेप्टोटिन, LJPDD, लेप्टोटिन अवस्था है दोस्तों। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, पहले अपने लिख लेते हैं, फिर इसका डायग्राम बना लेंगे। इस अवस्था में केंद्रक झिल्ली व केंद्रिका पाई जाती है। इस अवस्था में, क्योंकि आपको पता है शुरुआती प्रोफेज में ये पाई जाती है। इस अवस्था में केंद्रक झिल्ली व केंद्रिका पाई जाती है। केंद्रक झिल्ली व केंद्रिका दोस्तों पाई जाती है। गुणसूत्र धागे नुमा दिखाई देते हैं। गुणसूत्र एक धागे के समान दिखाई देते हैं। धागे नुमा दिखाई देते हैं। धागे नुमा दिखाई देते हैं, जिनके दोनों जो सिरे है वो कहाँ पे होते हैं दोस्तों, केंद्रक झिल्ली से जुड़े होते हैं। जिनके दोनों सिरे केंद्रक झिल्ली से जुड़े होते हैं। ये देखिएगा दोस्तों, ये अपनी प्रोफेज फर्स्ट की लेप्टोटिन अवस्था। लेप्टोटिन अवस्था में क्या होता है, अपने यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे इसका, देखिएगा। लेप्टोटिन जो अवस्था होती है इसका अपने यहाँ पे अपने डायग्राम बना लेते हैं। इसमें ये क्या, केंद्रक झिल्ली है और केंद्रिका इसके अंदर क्या होती है दोस्तों, पाई होती है। और केंद्रिका कहाँ पे होती है, परिधि की तरफ होती है। समझ आई क्या बात। इसमें जो गुणसूत्र होते हैं जो केंद्रक झिल्ली के दोनों ओर, इस प्रकार ये गुणसूत्र दोस्तों जुड़े होते हैं, केंद्रक झिल्ली के दोनों ओर जुड़े होते हैं। और कैसी संरचना बनाते हैं, धागेनुमा संरचना बनाते हैं। समझ में आई क्या बात दोस्तों। तो ये क्या है दोस्तों, यहाँ पे पाई जाएगी केंद्रिका। क्या है, केंद्रिका। ये क्या है दोस्तों, केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली है दोस्तों। और ये क्या है दोस्तों, गुणसूत्र है। और ये देखिए बुक्के के समान संरचना दिखाई दे रही है ना, तो ये गुणसूत्र है। और ये दोस्तों कोशिका झिल्ली, जिसे सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। कोशिका झिल्ली जिसे क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, ये संरचना, ये जो संरचना है, ये संरचना, ये किसके समान दिखाई दे रही है, बुक्के के समान, बुक्के संरचना। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, बुक्के अवस्था बोलते हैं। ये देखिएगा जो लेप्टोटिन अवस्था है, इस अवस्था में केंद्रक झिल्ली व केंद्रिका पाई जाएगी। गुणसूत्र होंगे वो केंद्रक झिल्ली के दोनों ओर टच करते हैं, यानी जुड़े होते हैं। और ये बुक्के के समान संरचना बनाते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, बुक्के अवस्था बोलते हैं। यानी दोनों सिरे केंद्रक झिल्ली से जुड़े होते हैं, केंद्रिका इसमें उपस्थित होती है। तो ये होगी दोस्तों अपनी लेप्टोटिन अवस्था, जुड़े होते हैं जिससे बुक्के नुमा संरचना बनती है। तो ये दोस्तों अपनी होगी कौन सी, कोशिका की अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में हमने पढ़ा प्रोफेज अवस्था। प्रोफेज अवस्था में हमने पढ़ ली पहली लेप्टोटिन अवस्था, जिसको क्या बोलते हैं दोस्तों, बुक्के अवस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बुक्के अवस्था बोलते हैं। यानी इसमें जो गुणसूत्र होते हैं वो केंद्रक झिल्ली के दोनों ओर जुड़े होते हैं, दोनों सिरे केंद्रक झिल्ली से जुड़े होते हैं, जिससे बुक्के नुमा संरचना का क्या होता है दोस्तों, निर्माण होता है। इस अवस्था में
बुक के अनुमान संरचना दिखाई देती है, इसीलिए इस अवस्था को क्या बोलते हैं दोस्तों, बुक की अवस्था बोलते हैं। नेक्स्ट जो अपनी अवस्था रहेगी वो कौन सी रहेगी, जाइगोटीन रहेगी। तो आज के लिए दोस्तों हम इतना ही पढ़ेंगे। आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने कोशिका विभाजन के अंदर अर्धसूत्री विभाजन पढ़ा। अर्धसूत्री विभाजन किस में होता है दोस्तों, जनन कोशिका में यानी रिप्रोडक्टिव सेल के अंदर होता है। फिर हमने पढ़ा किसके अंदर, जब युग्मक निर्माण की क्रिया हो रही है उस समय क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, यानी युग्मक निर्माण की क्रिया के दौरान क्या होता है दोस्तों, अर्धसूत्री विभाजन होता है। फिर हमने पढ़ा कि अर्धसूत्री विभाजन है, इसके अंदर एक कोशिका से 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। क्यों, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन 2 बार होता है। फिर हमने पढ़ा अर्धसूत्री विभाजन होता है, ये कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, अर्धसूत्री फर्स्ट और अर्धसूत्री सेकंड, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। फिर हमने पढ़ा मियोसिस फर्स्ट के अंदर भी 2 अवस्थाएं होती है, एक तो होती है कैरियोकाइनेसिस, एक होती है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में हमने पढ़ा प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टिलोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट को फिर हमने 5 भागों में बांटा। कौन कौन से भागों में बांटा दोस्तों, LJPDD, एल का अर्थ लेप्टोटीन, जे का अर्थ जाइगोटीन, डी और पी का अर्थ पेकाइटिन, फिर डिप्लोटीन, फिर डाइकाइनेसिस। लेप्टोटीन को बोला भूख्य अवस्था, जी को बोला स्नेप्टियल कॉम्प्लेक्स यानी जाइगोटीन को स्नेप्टियल कॉम्प्लेक्स, और पी का पेकाइटिन को बोला क्या बोला, क्रॉसिंग ओवर। और क्रॉसिंग ओवर का अर्थ क्या हो गया, जीन विनिमय। फिर हमने डिप्लोटीन को काइजमेटावस्था बोला, फिर है डाइकाइनेसिस। फिर हमने अर्धसूत्री विभाजन सेकंड के बारे में पढ़ा। अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होता है वो समसूत्री विभाजन के समान होता है, उसमें 4 उप अवस्थाएं होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टिलोफेज सेकंड, ये सभी सेकंड आएगी। और एक इसमें क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस के अलावा और क्या होगा दोस्तों, साइटोकाइनेसिस होगा। और हमने उसके बाद में टिलोफेज पढ़ लिया, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट पढ़ा। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट को न्यूनकारी विभाजन कहते हैं। क्यों कहते हैं दोस्तों, क्योंकि इसमें जो कोशिका होती है, कोशिका के अंदर गुणसूत्रों की संख्या क्या रह जाती है, आधी रह जाती है, इस कारण इसको क्या बोलते हैं, न्यूनकारी विभाजन बोलते हैं। फिर हमने पढ़ा इसके अंदर प्रोफेज सबसे लंबी अवस्था इसकी होती है, विभाजन की सबसे लंबी अवस्था है, इसमें हमने लेप्टोटीन को पढ़ लिया। तो आज के लिए दोस्तों अपनी क्लास इतनी रहेगी। क्लास कैसी लग रही है कमेंट करके बताइएगा, क्लास को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। इसी के साथ सभी को धन्यवाद। जय वीर तेजा जी की, जय श्री राम, धन्यवाद, जय हिंद।